हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो हमारा आज का वीडियो है वो फोकस्ड है आपके क्वांटम थ्योरी के वन शॉट के ऊपर। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी से सारे जो टॉपिक्स हैं उनको रिकॉल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास नीड एंड ओरिजिन ऑफ क्वांटम कंसेप्ट, कि हमें ज़रूरत क्यों थी क्वांटम कंसेप्ट की। सो द क्वांटम कंसेप्ट इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th century to address phenomena that classical physics could not explain, such as black body radiation and the photoelectric effect. It fundamentally changed our understanding of matter and energy exist in discrete units called quanta. तो हमारा जो क्वांटम कंसेप्ट था वो उसका ओरिजिन इसलिए हुआ क्योंकि जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो बहुत सारी चीज़ों का जवाब जो है नहीं दे पाई। जैसे कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं आगे। उसके बाद में ये कुछ बातें जो हैं इन्होंने हमें पॉइंट्स की फॉर्म में बताई हुई हैं। सबसे पहले है नीड फॉर क्वांटम कंसेप्ट। कौन कौन सी बातें देख लेते हैं। सबसे पहले है लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। लिमिटेशन थी ये क्लासिकल फिजिक्स की। क्लासिकल फिजिक्स which dominated scientific thought for centuries was unable to explain several key phenomena। जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी जो इतने देर तक हमारे ऊपर राज करती रही, डोमिनेटेड थी हमारी सोसाइटी में, उसने क्या किया, बहुत सारे की फिनोमेना का जवाब ही नहीं दे पाई। ठीक है, इसलिए हमें ये लिमिटेशन थी क्लासिकल फिजिक्स की, इसलिए हमें जरूरत पड़ी थी क्वांटम फिजिक्स की। ठीक है, उसके बाद में है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद में है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये देखते हैं। क्लासिकल थ्योरीज प्रेडिक्टेड दैट ब्लैक बॉडी वुड इमिट रेडिएशन एट ऑल फ्रीक्वेंसीज लीडिंग टू द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ वेयर एनर्जी इमिटेड एट हाई फ्रीक्वेंसीज डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, ये क्या था, एक प्रिडिक्शन मान ली थी इन्होंने खुद से कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो सारी दिशाओं में इक्वल ऑल फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएट करती है, और ये जो एनर्जी इमिट होती है ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज पर ही होती है और डाइवर्ज हो जाती है जाकर इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ये उनकी थ्योरी थी, जबकि ऐसा नहीं था। उसके बाद में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख लेते हैं क्या आएगा। Classical physics suggested that light intensity should determine the energy of ejected electrons, but experiments showed that only light above a certain frequency could eject electron. Classical physics ने हमें ये बताया कि हम light intensity जो है वो हमें बता सकती है कि कितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस से इजेक्ट होंगे। ठीक है, कि कितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस से इजेक्ट होंगे, बट ये बताना भूल गई कि सिर्फ एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही जाकर जो है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं होते। ठीक है, ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला। उसके बाद आया न्यू कंसेप्ट जो कि है मेन हमारा कह सकते हैं आप बेस कंसेप्ट इस थ्योरी का, जो कि है क्वांटा। इंट्रोडक्शन टू क्वांटा। क्वांटा क्या है, द क्वांटम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इससे हमें पता चला कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, मीनिंग इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। यानी कि ये छोटे छोटे ऐसे पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है, इस टाइप से, ऐसा ऐसा, ये इस टाइप के पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है, इनको हम नाम देते हैं क्वांटा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, This was a radical departure from the classical view of energy as continuous। यहाँ से हमें एक रेडिकल डिपार्चर मिला था कि हम क्लासिकल व्यू से कैसे एनर्जी को देखते हैं और हमने क्वांटम व्यू से कैसे देखना स्टार्ट करना है। हमें पता चला कि जो एनर्जी है वो छोटे छोटे कंसेप्ट्स में जो है छोटे छोटे पैकेट्स में हमें मिलती है, जो कि डिस्क्रीट यूनिट्स हैं जिन्हें कि हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ही हम क्वांटा जो है वो वर्ड है आपका सिंगुलर वर्ड, और क्वांटम जो है वो है आपका प्लूरल वर्ड। ठीक है, सो वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटम। तो क्वांटम जो है मतलब छोटे छोटे क्वांटा जब मिल जाते हैं तो हम उन्हें क्वांटम कह देते हैं, और क्वांटम पार्टिकल्स जब मिलकर हम उनकी स्टडी करवाते हैं फिजिक्स के अंदर तो उस थ्योरी को हम क्वांटम फिजिक्स कह देते हैं। ठीक है, सो क्वांटम फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। मतलब सबसे छोटा, सबसे बेसिक, सबसे नीचे का लेवल जो है वो है हमारा क्वांटम फिजिक्स, जिसमें कि हम पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं जो कि एनर्जी को इजेक्ट करवाते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स हो सकते हैं जैसे कि आपके फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है।
मैं ये वाला जो वीडियो है बहुत फास्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाए और वीडियो की लेंथ भी एक्सीड ना हो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है। वेव पार्टिकल डुअलिटी में जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि तीन जो है मेन साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज दी हैं उनके अकॉर्डिंग मेन तीन थ्योरीज जो हम पढ़ेंगे वो है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए। एक है हमारे पास डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, एक है हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी 11th-12th में, जस्ट हम रिकॉल करेंगे इनको। सबसे पहले है हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सिंपल भाषा में डी ब्रोगली क्या कहता था कि अगर कोई भी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है या मैटर है, वो क्या करेगा, वो दोनों फॉर्म्स को पोसेस करेगा, वो वेव नेचर भी शो करेगा और वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट जस्ट लाइक अ रेडिएशन, सिमिलरली रेडिएशन की तरह क्या होता है, मैटर ऑल्सो पोजेसेस वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मैटर है वो वेव नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। द मैटर एग्जिबिट्स पार्टिकल प्रॉपर्टीज इन सर्टेन सिचुएशन एंड वेव प्रॉपर्टीज इन अदर। जो पार्टिकल है वो कुछ सिचुएशन में वेव प्रॉपर्टीज को शो करेगा और कुछ सिचुएशन में जो है पार्टिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अब इसके हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द वेव कॉल्ड मैटर और डी ब्रोगली वेव। कि अगर कोई भी हमारा पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ से एक बॉल को फेंका इधर की तरफ, मतलब ये मूविंग मोशन में है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक मैटर वेव के साथ एसोसिएटेड होगा, इसके साथ में कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये मैटर वेव जो है यहाँ पर होगी, ठीक है। या हम इस वेव को क्या कह देंगे, डी ब्रोगली वेव, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वेवलेंथ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डी ब्रोगली वेव की हेल्प से। ये देखिए, इस आपने जो है रिलेशन को याद रखना है कि लैम्डा जो कि वेवलेंथ है, ठीक है, इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहां पर एच क्या है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और पी हमारा क्या है मोमेंटम। और हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया, और जो v है वो है हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी। अब हम देखेंगे कि डी ब्रोगली कंसेप्ट से हम मैटर वेव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये पता चल गया कि पार्टिकल एंड वेव नेचर आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। पार्टिकल एंड वेव नेचर आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, मतलब जहां पर पार्टिकल नेचर होगा वहां पर वेव नेचर भी होगा। मतलब अगर मैं किसी बॉल को थ्रो करती हूँ तो वो बीच में पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा और बीच में वेव की तरह इस तरीके से भी एक्ट करेगा, ठीक है। सो कंसीडर वेव फ्रीक्वेंसी। हमने वेव की एक फ्रीक्वेंसी ले ली है यहाँ पर जो कि है एनर्जी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है एनर्जी की, एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और ये ई है हमारी एनर्जी। एज वी नो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। जैसे कि हमें पता है जो ई होती है वो एम सी स्क्वेयर के बराबर होती है, ठीक है। ये ई का मतलब एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एच न्यू को एम सी स्क्वेयर के बराबर लिख दिया, ये हमने इक्वेशन 1 बना ली। लेकिन हमें पता है कि क्या है, हमारी जो वेलोसिटी यहाँ पर न्यू यूज की है वो एन यू के बराबर है, ठीक है। वो वेलोसिटी एन यू टाइम्स है, ठीक है। सो ऑल्सो हमें क्या पता है, जो हमारा मोमेंटम होता है वो होता है P इज इक्वल टू एम वी, यानी कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। जहां पर इन्होंने वेलोसिटी को यहाँ पर c यूज किया है। c इसलिए किया है क्योंकि c होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये उसको स्पीड ऑफ लाइट को शो करने के लिए हम c वर्ड को यूज करते हैं। तो हमने क्या किया ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड मान लीजिए, यहाँ पर इसको कोई और नाम से 1 2 ऐसे टाइप कुछ मान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या किया, दोनों साइड c मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर हो गया pc और इधर हो गया mc स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया pc और यहाँ आ गया mc स्क्वायर। इन्होंने क्या किया, ये वाला c जो साथ में मल्टीप्लाई था यहाँ इधरली साइड में डिवाइड में भेज दिया। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन बन गया p इज इक्वल टू mc स्क्वायर अपॉन c। ये देखिए यहाँ पर हमारे रिलेशन, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में थी ये दूसरी साइड डिवाइड में चलेगी, तो ये बन गया p इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर अपॉन c, ठीक है। अब हमें क्या याद है कि हमारा जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो हमें अब क्या बता रही थी, फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे अब, ये थी ना एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एच न्यू क्या इक्वल थी एम सी स्क्वेयर के, ठीक है। तो हमने अभी अभी निकाला कि जो एम सी स्क्वेयर है वो किसके इक्वल था, पी सी के, है ना। देखते हैं,
ये यहाँ पर हाँ पीसी थी जो एमसी स्क्वायर के इक्वल थी, ये वाली इक्वेशन से पीसी थी एमसी स्क्वायर के इक्वल, और एच न्यू भी जो थी वो एमसी स्क्वायर के इक्वल थी। एच न्यू थी एमसी स्क्वायर के इक्वल, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखा। और पीसी जो हमने खुद मल्टीप्लाई की थी सी दोनों साइड, वहां से भी एमसी स्क्वायर ऐसे आ गया। तो इसके मतलब क्या है, हमारा एच न्यू और पीसी इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ कि एच न्यू इज इक्वल टू पी सी, और पी एक जगह रख के मैंने सी को यहाँ पर डिवाइड पे भेज दिया, और ये इक्वेशन बन गई पी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि जो वेवलेंथ हमारी होती है वो होती है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये इसका रिलेशन होता है, हमने पहले से हमें पता होना चाहिए। वेवलेंथ जो होती है वो होती है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाला कि हम लिख सकते हैं v अपॉन एफ, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। अब जैसे कि हमें पता है यहाँ पर जो न्यू है हमारा वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने न्यू को पुट कर दिया है एफ की जगह। हमें पता है जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो यहाँ पर इन्होंने एफ की जगह न्यू पुट कर दिया है। और जो हमारा वेलोसिटी वी है वो सी के बराबर है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, तो यहाँ पर इन्होंने सी पुट कर दिया। तो यहाँ से इनको एक रिलेशन मिल गया कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। तो सबकी वैल्यूज बाद में पुट कर देंगे, क्या आएगा, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा कैसे आया, जो न्यू की वैल्यू थी, न्यू की वैल्यू क्या थी, न्यू की वैल्यू यहां से निकलेगी ना, न्यू आएगा हमारा पी सी अपॉन एच, न्यू आएगा पी सी अपॉन एच। तो यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा के साथ में न्यू की जगह मैंने लिख दिया पी सी अपॉन एच, और साथ में 1 अपॉन सी जो है ये वाला 1 अपॉन सी, ये वाला जो है साथ में मल्टीप्लाई था, सी के साथ सी कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन लैम्डा आ गया पी अपॉन एच। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा आ गया पी अपॉन, एक मिनट, 1 अपॉन लैम्डा आ गया पी अपॉन एच, यहाँ से पी आ गई मेरी एच अपॉन लैम्डा, तो इसको मैं यहाँ पर भेज सकती हूँ मल्टीप्लाई में, पी आ गया एच अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो मेरा मोमेंटम है वो प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ है, या जो मेरी वेवलेंथ है वो प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम है। ठीक है, तो यही होती है हमारी डी ब्रोगली की इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो सब एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिया जहां पर हमने प्लैंक्स कांस्टेंट और हमारी जो है प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी यूज की है न्यू। ठीक है, मैं आपको ये एक ब्लैंक पेज पर करके बता देती हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से जो है पता चल जाएगा। एक मिनट वेट कीजिए। यहाँ पर हम व्हाइट पेज पर एक में कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि डी ब्रोगली वेव कैसे हम करते थे। ठीक है, डी ब्रोगली वेव को कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनानी है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर करवाते हैं हम एक वेव फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, एक वेव फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट जो है फॉर्मूला वो बनता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये फर्स्ट बनती है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करवाते हैं, हमें ये पता होता है कि हमारे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है,
ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, ये सेकंड हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन है वो बन जाता है एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, ये थर्ड हमारा रिलेशन बन जाता है। उसके बाद में हमारे पास ये चीज आती है कि हमने क्या करवाना है, हमने यहाँ पर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। एक मिनट, अगर इसके नेक्स्ट जाना है तो हाँ, अब हमने मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम लिख देते हैं P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, जब हमने मोमेंटम को ऐसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर हम क्या करवाते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी ऑफ स्पीड के साथ, जो कि है हमारा सी के साथ इधर मल्टीप्लाई, सी के साथ इधर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये जो वेलोसिटी थी हमारी, ये वाली, ये क्या है, सी के बराबर ही है, तो इसको लिख देते हैं हम एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर पी को लिख देते हैं हम एम सी स्क्वेयर अपॉन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। P इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर अपॉन सी कर दिया। अब जब हमारा फर्स्ट वाला ये था एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने P की वैल्यू फाइंड की है। एक मिनट, पहले हमारे पास था ये वाला रिलेशन एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। हाँ, अब हमें एम सी स्क्वेयर की वैल्यू ये वाली पता चल गई थी ना, एम सी स्क्वेयर पी सी के बराबर है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा एम सी स्क्वेयर है वो पी सी के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं आगे, जो हमारा, हाँ, एम सी स्क्वेयर है वो, जो हमारा एम सी स्क्वेयर है वो किसके बराबर है, पी सी के। तो एच न्यू, जो एच न्यू है और जो हमारा पी सी है, हम उन दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ से हमें न्यू की वैल्यू मिल जाती है पी सी अपॉन एच। अब इस न्यू की वैल्यू को हम यूज करते हैं वेवलेंथ के फॉर्मूला में, जो कि है, अब इस न्यू की वैल्यू हम यूज करते हैं वेवलेंथ के फॉर्मूला में, जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, न्यू। ये वेलोसिटी है, वी वाली ये वी है, और ये है न्यू। ठीक है, देन क्या करते हैं यहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल टू वी की जगह लिख देते हैं यहाँ पर सी, जिसको हमने स्पीड ऑफ लाइट माना था, और न्यू की जगह क्या पुट करवाते हैं, न्यू की जगह पुट करवाते हैं ये वाली वैल्यू पी सी अपॉन एच। तो यहाँ पर पुट करेंगे अब हम पी सी अपॉन एच न्यू की जगह। दोबारा से एक बार करती हूँ, एक मिनट। तो हमने क्या किया, लैम्डा था हमारा सी अपॉन, लैम्डा था हमारा वेलोसिटी, हमारा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी न्यू। तो वेलोसिटी आ गई हमारी सी, और फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी पी सी अपॉन एच, पी सी अपॉन एच। तो यहाँ से सी सी कैंसिल हो गया, और एच जो है रेसिप्रोकल करके ऊपर चला जाएगा। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई एच अपॉन पी,
जो कि हमने फाइंड करनी थी। लैम्डा हमारा जो है वो आ गई हमारी डी ब्रोगली वेव, वेवलेंथ का जो वैल्यू आ गई प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। ठीक है, चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। यहाँ तक हमने देख लिया सारा आर्टिकल। अब हम नेक्स्ट हमारी दिस इज नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन, यही होती है हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, एंड लेमडा इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या होता है? फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द रेट एट विच वेव प्रोपागेट्स इन एनी मीडियम। ये वो वाला रेट होता है कि जिसके ऊपर कोई हमारी जो वेव है वो प्रोपागेट करती है किसी मीडियम में, मतलब किसी मीडियम में मूव करती है। ठीक है, तो देखते हैं। इन अ ट्रैवलिंग वेव कंसिडर अ पॉइंट on it. That point represents the phase and the velocity with which it is moving due to its motion is called phase velocity. कि किसी भी पॉइंट पर आप उसको नोट कर लीजिए, वो उसका फेज बन जाएगा, और जब हम उसकी वेलोसिटी को जो है मेजर करेंगे तो वो उसकी फेज वेलोसिटी बन जाएगी उस टाइम पर। फेज वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा अपॉन के, जहां पर ओमेगा क्या है? आपकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, एंड के क्या होता है? वेव नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेज वेलोसिटी वाला शॉर्ट आएगा इस पर। नेक्स्ट देखते हैं अब वेव ग्रुप। वेव ग्रुप क्या होता है? अ वेव ग्रुप इज अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ वेव्स। वेव ग्रुप क्या होता है? एक लोकलाइज्ड कलेक्शन होता है वेव्स का। ठीक है, फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल वेव्स, मतलब एक वेव के ऊपर दूसरी वेव आती जाती है। ठीक है, आई जाएंगी आई जाएंगी आई जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर क्या बन जाता है कि वेव ग्रुप बन जाता है। ठीक है, इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एज अ सिंगल एंटिटी। जब ये स्पेस में होता है तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है नेक्स्ट है इसमें वेव, हाँ, इट बिहेव्स एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल एंटिटी exhibiting characteristics like dispersion which can cause changes in shape and speed over time। तो ये क्या करता है? डिस्पर्जन जैसी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है? चेंज आता है शेप में और स्पीड में। ये देखिए आपको डायग्राम के थ्रू समझ आएगा। ये देखिए ये डायग्राम बनाया हुआ है इसका। तो यहाँ पर क्या है? स्पीड, स्पीड के साथ साथ इसकी जो है शेप चेंज करी है विद टाइम। और ये सारा जो इतना पूरा ये सारा बंडल बना ना, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, सिंगल एंटिटी की तरह काम करता है। ठीक है, इसको वेव क्रेस्ट कहते हैं और इसको वेव ट्रफ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है? ग्रुप वेलोसिटी रेफर्स टू द वेलोसिटी विद व्हिच द ओवरऑल इन्वेलप शेप ऑफ द वेव्स एम्पलीट्यूड नोन एज मॉड्यूलेशन और इन्वेलप ऑफ द वेव प्रोपागेट्स थ्रू स्पेस। यानी कि ग्रुप वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी होगी जिसमें ओवरऑल पूरा इन्वेलप ही है, जैसे मैंने इन्वेलप पीछे वाला दिखाया था ना आपको, उस टाइप का जो पूरा का पूरा इन्वेलप है वो क्या है? उसकी वेलोसिटी को जो है प्रोपागेशन के टाइम पर नोट किया जाए। द ग्रुप वेलोसिटी रेफर्स टू द velocity with which the overall envelope shape of the wave's amplitude known as modulation of the same propagates through space। जब इस टाइप का इकट्ठा जो है स्पेस के थ्रू वेव जो है क्या कह सकते हैं मूव करता है, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है हम उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, देन है रिलेशनशिप ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में। जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी फेज वेलोसिटी के। ठीक है, सो ग्रुप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेज वेलोसिटी। ठीक है, when group velocity increases phase velocity also increases and when group velocity decreases phase velocity also decreases। ठीक है, उसके बाद में आगे न्यू चीज हमारी नेक्स्ट चीज जो की है प्रॉपर्टीज मैटर वेव की। मैटर वेव की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? ये प्रॉपर्टीज हैं द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी जो मैटर वेव की होगी हमेशा ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल एंड इज नॉट कांस्टेंट। जो मैटर वेव की वेलोसिटी होगी वो मटेरियल पर डिपेंड करेगी, वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी और कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, जितना आपका पार्टिकल लाइट होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है, जितनी स्मॉलर वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा वेवलेंथ होगी। ठीक है, वेव हैव पार्टिकल्स लाइक प्रॉपर्टीज एंड पार्टिकल्स हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जो वेव्स होंगी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगी और जो पार्टिकल होंगे वो वेव की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है,
वेव नेचर ऑफ मैटर कॉजेज अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल। जो वेव नेचर होता है उसकी वजह से ही जो है अनसर्टेनिटी आती है उसकी लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं फाइंड कर सकते किसी पोजीशन पर। नेक्स्ट चीज आ गया अब हमारा हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द क्वांटम मैकेनिक्स does not simultaneously permit the determination of position and momentum of a particle accurately। ठीक है, तो सिंपल भाषा में हमारा हिजनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक टाइम पर किसी भी एक पोजीशन पर या तो हम जो है पोजीशन को सही निकाल सकते हैं, एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, या हम मोमेंटम को सही एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही हमें सेम मिल जाए, मतलब दोनों ही एक्यूरेटली एक टाइम पर मिल जाए। या तो हम पोजीशन की सही वैल्यू निकाल सकते हैं या तो हम मोमेंटम की सही वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एनी अटेम्प्ट मेड टू मेक मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन very accurately results in large uncertainty in the measurement of momentum। यानी कि अगर हमारा पार्टिकल का पोजीशन जो है एक्यूरेट फाइंड कर लिया हमने, तो उसका जो हम मोमेंटम फाइंड करेंगे वो फॉर श्योर अनसर्टेन होगा, वो फॉर श्योर गलत होगा, अनएक्यूरेट होगा, ठीक है। सो इसका जो है मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। जो डेल्टा एक्स है वो क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोजीशन। पोजीशन को एक्स की फॉर्म में डिनोट किया गया है, ठीक है। एंड डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ मोमेंटम। डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी होगी उसकी वैल्यू ऑफ मोमेंटम में, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद में है ऑल्सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इम्पोजेज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्यूरेसी ऑफ साइमल्टेनियस मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंपली यही बताता है कि जो पोजीशन और मोमेंटम को इकट्ठे हम फाइंड करेंगे तो दोनों में से सिर्फ एक चीज ही सही आएगी, दूसरी चीज हमेशा गलत ही होगी, ठीक है। The more precise our measurement of position is, the less accurate will be our momentum। जितनी ज्यादा हमारी जो है पोजीशन प्रिसाइज होगी उतना ही हमारा लेस एक्यूरेट होगा मोमेंटम, ठीक है। सो उसके बाद आ गई हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन पर तो आप मेरा अलग से वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर था ना, उसमें मैंने ये अच्छी तरीके से पूरी इक्वेशंस को जो है ड्राइव करके बताया है, ठीक है। और पार्टिकल इन वन डायमेंशन जो है वो वाली नहीं उसमें बताई थी, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ और वेव फंक्शन बता देती हूँ। आप जो टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वाली है वो आप उसी वीडियो से देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में जो पीडीएफ यूज हुआ है उसका नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम कर लेते हैं डायरेक्टली स्क्रोडिंगर इक्वेशन की, जो है हमारी पार्टिकल इन वन डायमेंशनल की जो आपकी एप्लीकेशन थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम श्रोडिंगर की इक्वेशन फाइंड करवा लेते हैं उसके बाद क्या होता है, अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स इज अ फंडामेंटल quantum mechanical approximation describing the translational motion of a single particle confined inside an infinity deep well from which it cannot escape। सिंपली यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, इस टाइप का फिगर जो है बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम देखते होते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है उसको अगर हम इतने पोटेंशियल एनर्जी में डालें तो वो कैसे बिहेव करेगा। यहाँ से लेकर एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन शेडेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी रीजन शेडेड है, ठीक है। तो इस रीजन में ये कैसा बिहेव करेगा, इस रीजन में कैसा बिहेव करेगा और इस रीजन में कैसा बिहेव करेगा, ये दोनों वॉल्स की तरह एक्ट करती हैं। तो देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। सबसे पहले है हम क्या करवाते हैं, कंसिडर अ बॉक्स वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो इनसाइड द बॉक्स। हम एक बॉक्स लेते हैं जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स क्या होती है, जीरो, ठीक है। जहां पर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू भी जीरो होती है और जो पोजीशन होती है वो जीरो से एल के बीच में लाई करती है। यहाँ पर जीरो से एल के बीच में ये वाली जगह जो है, ये देखिए जीरो है, ये एल है। कंसिडर अ बॉक्स वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो इनसाइड द बॉक्स वेयर v इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर v जो है वो भी जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद में एंड गोज टू इन्फिनिटी एट द वॉल्स ऑफ द बॉक्स वेयर v इज इन्फिनिटी फॉर x ग्रेटर देन जीरो एंड x ग्रेटर देन l। जहां पर वैल्यूज x ग्रेटर देन जीरो से
सॉरी एक्स लेस देन 0 है, और यानी कि ये वाली चीज, ये जो है हमारा एक्स लेस देन 0 एंड ये है हमारा एक्स ग्रेटर देन एल। यहाँ पर क्या होता है, हमारी वेलोसिटी की वैल्यू जो है इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है, इन्फिनिटी तक गई। We assume the walls have infinite potential energy to ensure that the particle has zero probability of being at the walls or outside the box। तो हम ये मान के चलते हैं, we assume the walls have infinite potential energy कि ये जो walls है हमारी बॉक्स की, इनके ऊपर infinite potential energy है, जो क्या क्या करती है, पार्टिकल को जीरो प्रोबेबिलिटी देती है कि वो वॉल्स पर रहे या आउटसाइड द बॉक्स रहे, ठीक है। उसके बाद में फिगर का इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, वो क्या है, अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल रीजन विद इनपेनिट्रेबल वॉल्स। इनपेनिट्रेबल वॉल्स मतलब कि उनसे पेनिट्रेशन नहीं होती, ठीक है। इट्स मतलब उनमें से कोई भी एयर पार्टिकल या कुछ भी अदर चीज जो है वो पास नहीं कर सकती, ठीक है। इट्स पोटेंशियल इज 0 बिटवीन एक्स 0 एंड एक्स एल। तो एक्स 0 से लेकर एक्स एल तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, 0, वी जो है 0 रहेगी। एंड इट राइजेस अब्रप्टली टू इन्फिनिटी एज सून एज इट टचेस द वॉल। जैसे ये वॉल को टच करता है तो v की वैल्यू जो है 0 से इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। यही बताया गया है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट है द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास एंड मूविंग इन वन डायरेक्शन विद एनर्जी इज गिवन बाय। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन इन्होंने प्रीवियस जो हमने यहाँ से श्रोडिंगर इक्वेशन को फाइंड किया था वहां से निकाल के लिखती है। ये क्या होती है, -h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई एक्स इज इक्वल टू ई साई एक्स, ठीक है। इसको लेट कर लिया 1। जहां पर क्या क्या है अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हर एक चीज का क्या क्या डिनोट कर रही है। सबसे पहले m क्या डिनोट कर रही है, हमारी मास ऑफ द पार्टिकल, m डिनोट्स मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। साई एक्स इज द स्टेशनरी टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, ठीक है। साई एक्स जो है हमारी टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है। वी एक्स है हमारी पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ई है हमारी एनर्जी जो कि एक रियल नंबर ने डिनोट की है, ठीक है। अब इनसाइड द बॉक्स क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 सो द इक्वेशन बिकम्स दिस। पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 होगी, यानी कि ये वी वाली चीज जो चीज थी, ये वी जो है ये 0 हो गई, तो ये यहाँ से निकल गई और जो हमारी इक्वेशन बनी वो सिर्फ इतना पार्ट रह गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हुआ भी ऐसे, ये वो वाला चीज जो है बी वाली वो निकल गई। बाकी सारी जो इक्वेशन है -h² 8 पाई स्क्वायर अपॉन -h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू ई साई एक्स, ऐसे ही रहा, ठीक है। दिस इक्वेशन हैज बीन वेल स्टडीड एंड गिव्स अ जनरल सोल्यूशन ऑफ। इसके बाद में इसको एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा गया तो ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साई एक्स इज इक्वल टू a sin kx plus b cos kx where a, b and k are constants. The solution to the Schrodinger equation we found above is the general solution for one dimensional system। ये वही वाली इक्वेशन है जो हम वन डायमेंशनल में देखते हैं। We now need to apply our boundary condition। तो अब हम बाउंड्री कंडीशंस लगा देते हैं। Probability of finding the particle at x0 and xl is 0। कि हमने ये ज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि जब हम x0 और xl के बीच में कोई भी पार्टिकल को फाइंड करेंगे तो वहां पर हमें पार्टिकल नहीं मिलेगा, तो हमने यहाँ पर x को 0 पुट कर दिया। x0 पुट कर दिया, इससे क्या हुआ, साइन x 0 हो गया, साइन 0 इज 0 एंड cos x पुट किया, cos 0 इज 1। सो b मस्ट बी इक्वल टू 0 टू फुलफिल दिस बाउंड्री कंडीशन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x को अगर हमने 0 लिया तो b को भी 0 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया a sin kx, जहां पर k 0 है, ठीक है। b cos kx, यहाँ पर भी k 0 है, तो b cos 0 इज 0 एंड b इज 0। यहाँ से b की वैल्यू 0 आ गई। द वेव फंक्शन दस बिकम साई एक्स इक्वल टू a sin kx। वैल्यू ऑफ k, अब वैल्यू ऑफ k कैसे निकाली, हमने डिफरेंशिएट कर दिया वेव फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। वेव फंक्शन था हमारा साई एक्स, ये वाला, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx ऑफ दिस, तो के ए कॉज एक्स हो गया, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, डबल डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू के ए कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस साइन के एक्स और के एक्स का आ गया के, ठीक है। अब इसको उन्होंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, माइनस के एक्स स्क्वायर साइन
के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ साई एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई एक्स। अब ए साइन के एक्स की जगह इन्होंने साई एक्स पुट कर दिया, ठीक है। फिर से रीअरेंज किया इक्वेशन को, तो यहाँ पर इनको ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब इन्होंने 5 और 6 इक्वेशन को जो है आपस में रिलेट किया, तो इनको क्या मिल गया कि माइनस के एक्स साई एक्स क्या है, ई साई एक्स इंटू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से इनको के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ई 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। तो यही इन्होंने अंडर रूट कर दिया, के की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2 पाई इंटू अंडर रूट एम ई अपॉन एच। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 4। तो यहाँ से इनको जो है साई एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। जैसे जैसे ये आपने यहाँ पर सारा सॉल्व किया, आपने भी वैसे ही कर लेना है, ठीक है। एंड पर जो है हमारा साई एक्स की वैल्यू इस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। थोड़ा जो ये है वाला पार्ट लेंदी है, आपने एक बार सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है जो पेपर है आपका, उसमें श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन आती है, पार्टिकल इन 1D कम आती है, ठीक है। फिर उन्होंने इधर से ही जो है ए की वैल्यू को फाइंड किया है, ठीक है। साई एक्स मतलब ए को एक साइड रख लिया और साइन वाली सारी चीज को दूसरी साइड भेजकर फाइंड किया है, ठीक है। आपने भी ऐसे ही फाइंड कर लेना है। तो एंड पर जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आकर मैच करना चाहिए, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दैट टेल्स द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज क्वांटाइज। यहाँ से हमें पता चलता है कि पार्टिकल की एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, और द लोएस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो सबसे लोएस्ट पार्टिकल की एनर्जी है वो जीरो के बराबर नहीं है। दिस इज कॉल्ड द जीरो पॉइंट एनर्जी एंड मीन्स द पार्टिकल कैन नेवर बी एट रेस्ट। यही है हमारी जीरो पॉइंट एनर्जी, और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल है वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होगा, बिकॉज इट ऑलवेज हैव सम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी। अब लास्ट पार्ट आ गया इस चैप्टर का, जो कि है हमारा वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है? इन क्वांटम फिजिक्स अ वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ मोमेंटम। यानी कि क्या है, सिंपल, जो हमारा पार्टिकल है वो एक फंक्शन है मोमेंटम का, ठीक है, टाइम का, पोजीशन का और स्पिन का। इन क्वांटम फिजिक्स अ वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटम स्टेट। ये क्वांटम स्टेट को शो करता है कि पार्टिकल किसी भी फंक्शन मोमेंटम का या टाइम का, उसको हम शो करते हैं हमेशा इन फॉर्म ऑफ क्वांटम कंसेप्ट, जो कि है साई। इसमें हम शो करते हैं। बॉन्ड्स एंड इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? बॉन्ड्स एंड इंटरप्रिटेशन पर क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि साई हमारा क्या होता है? वेव फंक्शन, ठीक है। साई स्क्वायर क्या होता है? डज नॉट मेजर द पार्टिकल डेंसिटी एट एनी पॉइंट and gives the probability of finding the particle being present in a volume at any given moment. साई स्क्वायर क्या करता है? वो मेजर नहीं, वो पार्टिकल डेंसिटी को मेजर नहीं करता, बल्कि क्या बताता है? हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि हम किसी पार्टिकल को कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी गिवन वॉल्यूम में, ठीक है। और इसका फॉर्मूला इस टाइप भी है, साई स्क्वायर मॉड psi mod square is equal to psi into psi star. More exactly, the probability of particle being present in volume is psi mod square dx dy dz is equal to 1. The wave function satisfying this requirement is said to be normalized. जहां पर साई एक्स का मॉड स्क्वायर dx जो है 1 के इक्वल है, उसे हम कहते हैं 1D नॉर्मलाइजेशन वेव इक्वेशन। और जहां पर साई एक्स मॉड का स्क्वायर dx dy 1 के इक्वल है, हम उसे कहते हैं 2D नॉर्मलाइजेशन वेव इक्वेशन, ठीक है। तो हमने सारी बातें कवर कर ली। एक जहां पर इसको जो आपने पूरा सॉल्व करना है ना, ये वाली इक्वेशन आप खुद करके देखिएगा तो आपको पता चलेगी, ठीक है। और मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो आपकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक बता दूंगी, ठीक है। तो आप वहां से कर लेना, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, हमने कर लिया हमारा क्वांटम थ्योरी इन वन शॉट। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।